देखो हमारी फर्म में ना काफी सारे इंप्लॉइज काम करते हैं और ये बात भी बिल्कुल फिक्स है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है ना, सफलता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंप्लॉइज के ऊपर। अब इंप्लॉइज का एफिशिएंट होना, योग्य होना, निपुण होना और उसमें काफी सारी क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी होता है। तो हमें क्या करना है? कार्य का मूल्यांकन करना है, निष्पादन मूल्यांकन करना है। तो हम क्या करेंगे? इंप्लॉइज को उनके काम के संबंध में उनकी योग्यता, विशेषता और गुणों का मूल्यांकन करने वाले हैं। तो कहता है कि हर इंसान की हमें बार बार योग्यता और उनकी क्वालिटी का समय समय पर मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है फर्म के अंदर। क्योंकि वो क्या बोल रहा है, किसी भी फर्म का जो भविष्य होता है ना, वो डिपेंड करता है इंप्लॉइज के ऊपर। तो हमको बार बार ये देखना होता है कि क्या इंप्लॉइज पूरी लगन से, निष्ठा से और क्या अपनी पूरी एबिलिटी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो अपनी लगन, निष्ठा और योग्यता से काम कर रहे हैं तो कोई भी फर्म अपनी टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर सकती है। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि संस्था में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, तो उनकी क्वालिटीज और उनकी कार्य क्षमता का कार्य मापदंडों के अनुरूप मूल्यांकन करना, मतलब जिस अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट चाहिए उस अकॉर्डिंग वो काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उन मेजरमेंट के बेसिस पर, उन टेक्निक्स के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं? इवेल्युएशन करने वाले हैं। तो उसको हम बोलेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या होने वाला है? ऐसा समझ लो कि जो मेरा टारगेट था ना और जो उन्होंने एक्चुअल में वास्तव में काम किया है, दोनों का मैं क्या करने वाला हूं? कंपैरिजन करने वाला हूं कि जिस अकॉर्डिंग मैंने काम कहा था और जिस अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, वो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब मेरे को क्या करना है? उनके किए हुए कामों का मूल्यांकन करना है, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। पर इसके अंदर हम इंप्लॉइज की योग्यता, क्वालिटीज, दक्षता, सारी बातों को ध्यान में रखने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के टॉपिक में वो कह रहा है कि हमको इंप्लॉइज का बार बार टाइम टाइम पर इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए, तो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपल सी बात है, इससे उनके मनोबल में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन मोरल। मतलब निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो इंपॉर्टेंट जो हमारा टारगेट है, इंप्लॉइज के मनोबल में वृद्धि करनी है, मोरल में वृद्धि करनी है। क्योंकि मैनेजर को परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से कर्मचारियों से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उनके कामों की हम चेकिंग करते हैं, तो क्या होता है? इंप्लॉइज की योग्यता, कार्यकुशलता, गुण, क्वालिटीज सबके बारे में पता चल जाता है। प्लस हमको यह भी पता चल जाता है कि सामने वाले की क्या क्वालिटी है, सामने वाले की क्या एबिलिटी है, सामने वाला कौन से काम में इंटरेस्ट रखता है। अगर इंटरेस्ट रखता है तो उस अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी बातें भी पता चल जाती हैं। तो एक ही काम को कुछ समय तक करने से वह उस काम का विशेषज्ञ भी बन जाता है, जिससे उसके काम का मूल्यांकन करने से हमें आसानी होती है तथा इंसान के, इंप्लॉइज के मनोबल में भी वृद्धि होती है। मतलब जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो हमें इंप्लॉइज की एबिलिटी के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, सामने वाले का काम में इंटरेस्ट है नहीं है, सामने वाला काम करते करते स्पेशलिस्ट बनेगा नहीं बनेगा, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमको कहां से पता चल जाती हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से, निष्पादन मूल्यांकन की हेल्प से। यस कविता, एग्जैक्टली राइट। 3 दिन हो गए हमको एचआरएम का टॉपिक कवर करते हुए, बट फिर भी आज आज भी बहुत सारे बच्चे पूरे थे। जबकि लेक्चर के अंदर एंटर करने से पहले भी आप लोग नहीं देखते हो कि लेक्चर, कौन से लेक्चर में हम एंटर कर रहे हैं। लेक्चर के बाहर सब्जेक्ट का नेम और टॉपिक्स के नेम सब लिखे होते हैं। ये बात तो आपको देखना चाहिए ना सबको कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। और फिलहाल में आते ही लेक्चर में मेरी एंट्री होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक है और ये सब्जेक्ट जो आज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टिल हम बहुत सारा टाइम इस बात पे वेस्ट कर रहे हैं कि बुक कौन सी है, बुक कौन सी है। आगे देखिए, जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो सामने वाले के बारे में, इंप्लॉइज के बारे में हमारी बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। सामने वाले में क्या योग्यता है, सामने वाला किस तरीके से काम करता है, काम करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, हमारी फर्म में रुकेगा नहीं रुकेगा, हमारे
फर्म के लिए कितना ये बेनिफिशियल बंदा है, तो सामने वाले के बारे में सारी बातें तो पता चली जाती हैं। अब जब सारी बातें पता चल जाती हैं तो इससे क्या, अगर हमको लगता है कि सामने वाले की सैलरी बढ़ानी है तो सामने वाले की सैलरी भी हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लेने से सामने वालों की सैलरी भी हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। और सामने वाले की सैलरी इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो सामने वाला कितनी योग्यता से काम कर रहा है, कितना निपुण होकर काम कर रहा है, कितने भाव से, कितनी लगन से, कितनी मेहनत से फर्म के लिए काम कर रहा है। तो सामने वाले की सैलरी को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो सामने वाले की सैलरी को बढ़ाने के लिए, सामने वाले की चेकिंग करने के लिए फर्म क्या करेगी, हम सामने वाले का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिव्यू करने वाले हैं। तो सामने वाले के बारे में हमको सारी जानकारी तो मिल ही जाती है। तो सामने वाले की सारी जानकारी मिलने के बाद आप डेफिनेटली उसकी सैलरी के बारे में भी डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हो कि सैलरी उसकी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। फिर सामने वाले के बारे में जब हमको, एम्प्लॉइज के बारे में जब हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो ये बात हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है समझनी, सामने वाले को समझानी कि भाई तेरा प्रमोशन अब हो सकता है। क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आप कर क्या रहे हो, एम्प्लॉइज के बारे में सारी बातें तो फाइंड आउट करने ही वाले हो। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, अभी अगर सामने वाले का अगर हमको प्रमोशन करना है तो प्रमोशन भी हो जाएगा। तो निष्पादन मूल्यांकन से, परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या है, कर्मचारियों को प्रमोशन के भी काफी सारे अवसर दिए जाते हैं। तो जिन संगठनों, जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार हम प्रमोशन करते हैं तो वहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि काफी सारी फर्में, कंपनी ऐसी होती है जिनमें लोगों को पता होता है कि उनका जो प्रमोशन होगा वो एबिलिटी के बेस पर होगा। हमने काफी सारी कंपनी के अंदर लोगों को पहले से बता रखा होता है कि भाई आपका प्रमोशन हो सकता है, पर आपकी प्रमोशन होने का आधार है आपकी एबिलिटी देखी जाएगी। अगर आप पूरी डेडिकेशन से काम कर रहे हो तो हम आपका प्रमोशन दे देंगे। अब प्रमोशन करना है तो कैसे पता चलेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से, निष्पादन मूल्यांकन की हेल्प से। जब आप उनका निष्पादन मूल्यांकन करोगे, एक एक कर्मचारी की चेकिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा पूरी लगन से, एबिलिटी से काम कर रहा है, और जो आपको अच्छा लगे उसका क्या कर देना, प्रमोशन कर देना। तो कह रहा है कि प्रमोशन अगर करना है तो निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो टॉपिक है ना वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अगली बात है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप सामने वाले को ट्रेनिंग देना चाहते हो, सामने वाले को डेवलप करना चाहते हो तो कैसे करोगे। पहले तो आपको सामने वाले के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और ये सारी पूरी नॉलेज हम कहां से ले रहे हैं, निष्पादन मूल्यांकन की हेल्प से। तो निष्पादन मूल्यांकन या परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आपको सामने वाले के बारे में सारी बातों का पता चल जाता है। सामने वाले में योग्यता है नहीं है, काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता चल जाता है, सामने वाले में लगन है कि नहीं है, तो सामने वाला कितना डेडिकेशन से काम कर रहा है। ये सारी बातें जब पता चल गई तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सामने वाले को ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है। तो ट्रेनिंग की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, ये बात आपको तब आगे लेकर आनी है जब आप सामने वाले के बारे में अच्छे से जान लेते हो। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपको एम्प्लॉइज के बारे में सारी बातें पता चल जाती हैं, और इसके बाद आप बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की जरूरत है या नहीं है। अगली बात है कर्मचारियों की रिटायरमेंट से लेकर, अगर हमको यह समझ में आ जाए कि सामने वाला बंदा ठीक नहीं है, काम नहीं कर सकता, बार बार बीमार होता है, या सामने वाले की एज ज्यादा हो चुकी है, या सामने वाला हैंडीकैप है, या पूरी क्वालिटी के साथ काम नहीं कर रहा, पूरी एबिलिटी से काम नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, सामने वाले को या तो रिटायर कर देंगे या सामने वाले को फर्म से निकाल देंगे। तो सामने वाले को फर्म से निकालना है या सामने वाले को रिटायर करना है, तो ये सारी बातें आपको कहां से पता चलेंगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से। क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि सामने वाला अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो टारगेट हमने दिया था वो टारगेट पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो परफॉर्मेंस के मूल्यांकन करने से आप सामने वाले की रिटायरमेंट को लेकर या सामने वाले को फर्म से निकालने से लेकर डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हो। अगली बात है कर्मचारियों पर दबाव। अब कंपनियों के अंदर ना लोगों को पहले बोल दिया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस की चेकिंग बार बार की जाएगी। कंपनियों में पहले से ही सारे एम्प्लॉइज को बोल दिया जाता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस की चेकिंग की जाएगी बार बार, और जहां आपको गड़बड़ निकली आपको निकाल भी दिया जाएगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, एम्प्लॉइज पे दबाव बनता है। तो क्या करेंगे, शुरू से लेके वो लास्ट तक बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा टॉपिक है जिससे एम्प्लॉइज के ऊपर अच्छा काम करने के लिए प्रेशर पड़ता है।
जिससे हमको सामने वाले की योग्यता और रुचि के बारे में भी पता लग जाता है कि सामने वाला ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जिस अकॉर्डिंग मैंने सामने वाले को काम कहा था उस अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा टारगेट है जिससे सामने वाले के ब्रेन के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव भी पड़ता है। ट्रांसफर भी कर दो, बंदे को ट्रांसफर करना है तो कौन मना कर रहा है? अगर आपको लग रहा है ट्रांसफर का टॉपिक डालना है तो डाल सकते हो कि अगर किसी को ट्रांसफर करना है, प्रमोशन देना है, डिमोशन देना है, सामने वाले की रिटायरमेंट करनी है या सामने वाले को एक्सपेल करना है, इन सारे टॉपिक के अंदर अगर आपको बेस परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल से ट्रेनिंग की टॉपिक भी आ जाएगी, डेवलपमेंट का टॉपिक भी आ जाएगा, सामने वाले का ट्रांसफर करना है, प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, रिटायरमेंट देनी है या सामने वाले को फर्म से निकालना है, इन सारे टॉपिक का बेस आप परफॉर्मेंस अप्रेजल को ले सकते हो। इट्स सिंपल, टॉपिक आप कितने भी उठा लो इसके अंदर चलेंगे। अगली बात है तुलना में सहायक। अब दो इंप्लॉइज की आपस में तुलना करनी, तो इसमें भी परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत अच्छा है। या दो इंप्लॉइज की कामों की आपस में तुलना करनी तब भी हो सकती है, या दो इंप्लॉइज के आपस के अंदर रिजल्ट की तुलना करनी तब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से इंप्लॉइज के कामों की आपस में तुलना कर सकते हो, या दो इंप्लॉइज के कामों की तुलना या दो इंप्लॉइज के आपस में रिजल्ट की भी आपस में तुलना कर सकते हो। मतलब 1 to 1 कंपैरिजन करना भी बहुत आसान है। कैसे? परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से। आगे क्या है ध्यान से देखो, मोटिवेशन। क्या कह रहा है कि जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो क्या होगा, लोग काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, क्योंकि अगर उनको पता चल जाए कि भाई उनके काम की तो चेकिंग होनी नहीं है तो क्या करेंगे, आलसी बन के काम करते रहेंगे। सामने वाले को पहले ही बोल दो कि भाई आपके तो काम की चेकिंग होने वाली टाइम टू टाइम, आपकी योग्यता मापी जाएगी, आपकी एबिलिटी देखी जाएगी, तो सामने वाला क्या करेगा, वो ढंग से काम करने वाला है, अंदर से मोटिवेशन आने वाला है। और हमने उनको पहले भी बता दिया भाई तुम्हारे काम की चेकिंग होगी, जिसको अच्छा, अगर हमको अच्छा लगा कि तुमने काम ठीक किया तो सामने वाले को हम प्रमोशन भी दे देंगे, तो सामने वाले को तो काम करने के लिए मोटिवेशन मिलने वाली है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की वजह से लोगों को काम करने का मोटिवेशन भी मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या इंपॉर्टेंस और क्या यूटिलिटी है। टॉपिक बहुत इजी है, इसमें 4-5 बातें हम स्टडी करने वाले हैं, सिंपल सी बात है। ये बातें हम पहले स्टडी कर चुके हैं। पहली बात है ट्रेनिंग। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से हम इंप्लॉइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो हम इंप्लॉइज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो इंप्लॉइज जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जो इंप्लॉइज जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। और जो इंप्लॉइज बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या तो आप उनको फर्म से निकाल दो या आप उनको आप ट्रेनिंग दे दो। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से हम इंप्लॉइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कुशल इंप्लॉइज और अकुशल, एफिशिएंट और नॉन एफिशिएंट। तो जो आपको लग रहा है कि ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे, आप उनको क्या देने वाले हो, ट्रेनिंग देने वाले हो। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो पहला इंपॉर्टेंस है वो यही है कि आपको ट्रेनिंग देने में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से आप ये बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि ट्रेनिंग किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम सौंपा जाता है और अकुशल कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दे दिया जाता है। मतलब जो इंप्लॉइज आपको लग रहे थे ना कि बहुत अच्छे हैं, उनको तो आप काम हैंड ओवर कर दो, उनको तो आप काम दे दो, वो तो अपना काम चालू रखें। और जो इंप्लॉई आपको लग रहा है कि अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको आप क्या देने वाले हो, उनको आप ट्रेनिंग देने वाले हो। सिंपल सी बात होती है ना। घर में भी आप देखते हो कि जो इंसान बहुत अच्छे से काम कर रहा है उसको आप काम और दे देते हो, जिसको लगता है कि काम अच्छे से नहीं आता तो उसको क्या करते हो, पहले काम समझाते हो फिर काम देते हो। ऐसा ही ट्रेनिंग में हो रहा है। जो इंप्लॉइज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उनको काम सौंप दो, जो इंप्लॉइज काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं उनको क्या दोगे, ट्रेनिंग दोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उनको काम देने वाले हो। फिर अगला टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, इंप्लॉइज कभी कभी परफॉर्मेंस अप्रेजल के डर से इंप्लॉइज में काम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर वो काम में कोई गलती भी करते हैं तो उन गलती के लिए इंप्लॉइज को हम
रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो इस डर के कारण इंप्लॉइज में एबिलिटी एंड एफिशिएंसी दोनों आते हैं और इसी के साथ वो काम भी करते हैं। क्योंकि जब इंप्लॉइज को पहले से पता होता है ना कि उनकी काम की चेकिंग होने वाली है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जैसे हम कभी कभी किसी इंसान को कह देते हैं ना कि भाई तेरे को एक काम दे रहा हूं, ये काम पूरा होगा या नहीं होगा, इस काम के लिए तू खुद जिम्मेदार है। तो ऐसा ही इंप्लॉइज के साथ होता है। इंप्लॉइज के मन में पहले से डर बैठ जाता है थोड़ा सा कि मेरे को काम हर हालत में पूरा करना है, काम पूरा नहीं करूंगा या गड़बड़ करूंगा तो मैं उत्तरदायित्व हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट भी बीच में आ जाता है। अगली बात है आत्म विकास। अब जब हम सामने वाले को पता है कि भाई तेरी चेकिंग होने वाली है, तो उसमें सेल्फ डेवलपमेंट भी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करने वाला है और दूसरे कर्मचारियों के साथ तुलना करके वो कितना योग्य है नहीं है, उसमें सुधार हो सकता है कि नहीं हो सकता, कमियों को सुधार सके, तो इंसान अपनी कमियों को सुधारने का भी काम करता है। तो सेल्फ डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। अगली बात है पदोन्नति, बोले तो प्रमोशन। प्रमोशन की बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो उनकी योग्यता और कमियों के बारे में हमको पूरा पता चल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जिनको प्रमोशन देनी है उनको हम प्रमोशन दे देते हैं, अगर किसी को डिमोशन देना है तो किसी को डिमोशन भी दे देते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रमोशन देने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम इंप्लॉइज की बहुत अच्छे से छानबीन करते हैं। इसलिए वो यहां पे कह रहा है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो इंप्लॉइज की प्रमोशन का बहुत ठोस आधार है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो पूरी मेहनत से और लगन से काम करते हैं। अगली बात है ट्रांसफर। ट्रांसफर की बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी कि हम ये देखते हैं कि अगर किसी का ट्रांसफर भी करना है तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कभी कभी किसी डिपार्टमेंट में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इस एम्प्लॉय की जरूरत है, हमको लगता है कि वहां पे बंदा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वहां पे भी बहुत अच्छे से काम करेगा, वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे उसका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और ट्रांसफर पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। तो आपको ट्रांसफर करनी है, ट्रेनिंग देनी है, सामने वाले का प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल ठहराना है, इन सारे टॉपिक्स में क्या काम कर रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन। स्टार्ट करने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही है। परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहली टेक्निक है ट्रेडिशनल, मतलब पुराने वाली टेक्निक्स। दूसरी जो टेक्निक्स है वो है मॉडर्न टेक्निक्स। हमारे पास टोटल है 9 + 4 13 टेक्निक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये टेक्निक ओके। अब हम चल रहे हैं हमारे निष्पादन मूल्यांकन की परफॉर्मेंस अप्रेजल को मेजर करने की जो हमारी टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास 9 मेथड हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड बहुत सिंपल है क्योंकि ये पुराने मेथड हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड के अंदर मान लो हमारे पास 20 इंप्लॉइज हैं, मान लो हमारे पास 20 इंप्लॉइज हैं। तो रैंकिंग मेथड में हम क्या करने वाले हैं, सारे इंप्लॉइज को एक रैंकिंग दे देंगे। नंबर 1 पे बंदा ए, नंबर 2 पे बी, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पर ई। इसी तरह से करते 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 मैंने मान लो 50 इंप्लॉइज हैं, 50 इंप्लॉइज को मैंने रैंकिंग दे दी। तो रैंकिंग मेथड के अंदर क्या हुआ, जो सबसे आगे आगे हैं वो कौन से हुए, बहुत अच्छी क्वालिटी वाले इंप्लॉइज हुए। और जब से जो सबसे नीचे डाउन है वो ऐसा समझ लो कि वो अपने काम में लापरवाही करते हैं या ज्यादा अच्छे नहीं है। तो रैंकिंग मेथड के अंदर मैंने सबको एक नंबर दे दिया। जैसे क्लास में रोल नंबर होता है या क्लास में जब टेस्ट होता है तो आता है ना कि पहले नंबर पे ये, दूसरे पे, तीसरे पे ये बच्चा, पांचवें पे ये, 10वें पे ये, 60वें नंबर पे ये बच्चा, 71 नंबर पे ये बच्चा। तो ऐसा लगा लो कि हमको क्या करना है, सारे इंप्लॉइज को रैंकिंग दे देनी है। तो रैंकिंग मेथड के अंदर एम्प्लॉइज को उनकी क्वालिटीज के बेस पर, उनकी एबिलिटी के बेस पर हम एक रैंक प्रदान करते हैं। और जो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा ऊपर वाला रैंक का होगा वो सबसे ज्यादा योग्य माना जाता है, और जो सबसे नीचे होगा उसको न्यूनतम रैंकिंग वाला माना जाता है। तो इससे क्या होगा, हम उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मतलब अगर हमको लगता है ना कि कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, उसकी एबिलिटी अच्छी नहीं है, अयोग्य है,
तो हम उसको क्या देने वाले हैं, ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। अगली बात है हमारी ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग के अंदर क्या करने वाले हैं, जैसे स्कूल के अंदर आपको पता है कि आपको ग्रेड मिलती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड या ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस। तो ऐसे ऐसे आपको पता है कि ग्रेडिंग आजकल रिजल्ट में मिलने लगी है। तो ग्रेडिंग भी दे सकते हैं, पर ग्रेडिंग देने से पहले हमको कुछ बातें पहले से डिसाइड करनी होती है। हमने मान लो एम्प्लॉइज की 5 क्वालिटीज को ध्यान में रखना है। हमने एम्प्लॉइज की योग्यता, कुशलता, क्वालिटी, लीडरशिप और डिसीजन लेने की पावर या स्पेशल उसकी कोई खास बात है, हमने 5-6 बातें डिसाइड कर ली। इन 6 बातों के लिए हमने क्या किया, सारे एम्प्लॉइज को चेक किया कि कौन कौन एम्प्लॉय इन 6 बातों पे खरा उतरता है। मतलब 6 ऐसी बातें होंगी, मान लो उन 6 बातों के बेस पर हम सारे एम्प्लॉइज की बारी बारी से चेकिंग करने वाले हैं। जब हम सारे एम्प्लॉइज की बारी बारी से चेकिंग करेंगे तो हम उनको क्या देने वाले हैं, ग्रेड देने वाले हैं। अब ग्रेड किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। तो ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एम्प्लॉइज बेस्ट हैं, कौन कौन से एम्प्लॉइज अपने काम करने में लापरवाही कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा कौन सा, ग्रेडिंग मेथड। तो ग्रेडिंग मेथड रैंकिंग मेथड से अलग है। रैंकिंग मेथड में तो हमने क्या किया था, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, रैंकिंग मेथड में क्या दिया था, मैंने सभी इंप्लॉइज को नंबर में डिवाइड कर दिया था। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें में। दैट इज द रैंकिंग। फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने इनको ग्रेड दी, ग्रेड ए, बी, सी, डी, या एक्सीलेंट है, ये गुड है, या वेरी गुड है। तो ये होती है ग्रेडिंग करना। अब अगली बात है हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड की, दैट इज ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कहता है कि ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, सबसे अच्छा मेथड है। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास 10 इंप्लॉइज हैं। अब 10 इंप्लॉइज का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो बंदा करेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो बंदा करेगा, इस पर्सन को मैंने एक फॉर्म दे दिया। इस फॉर्म के अंदर सारी बातें पहले से लिखी हुई हैं। अब वो बंदा क्या करेगा, ये बंदा क्या करेगा, ये वाला बंदा क्या करेगा, इस फॉर्म को भरेगा। किससे रिलेटेड है वो, इंप्लॉय से रिलेटेड। तो सारी बातों की वो पहले से चेकिंग करने वाला है। तो जो इवेल्युएटर होगा, फॉर्म भरेगा, फॉर्म में इंप्लॉइज से रिलेटेड सारी बातें लिखी होंगी। तो उन सारी डिटेल के बेस पर हम सामने वाले का मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल करने वाले हैं। देखो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इवेल्युएटर है, इवेल्युएटर को हम एक फॉर्म अवेलेबल कराते हैं। तो उसमें फॉर्म में इंप्लॉइज से रिलेटेड काफी सारी बातें होंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर, लीडरशिप को लेकर, योग्यता, कार्य दक्षता, विश्वसनीयता, इस पर कुछ सेंटेंस लिखे होंगे। तो वो सेंटेंस हर इंप्लॉय से रिलेटेड चेक करने वाला है कि इस इंप्लॉय के अंदर ईमानदारी है कि नहीं है तो क्या लिखेगा, टिक। लगन से काम करता है, टिक। सही काम करता है, टिक। नहीं करता है तो काटा। तो सारे इंप्लॉइज से रिलेटेड वो फॉर्म में सारी बातों को लिखने वाला है, और जिसके बेस पर हम क्या करने वाले हैं, उसका मूल्यांकन करने वाले हैं। तो कर्मचारियों का रवैया सकारात्मक है, नकारात्मक है, ये सारी बातें हमको उस फॉर्म से पता चल जाती है। ये फॉर्म कौन भरेगा, इवेल्युएटर भरेगा। किससे रिलेटेड, इंप्लॉइज से रिलेटेड सारी डिटेल उसमें लिखी होती है। अब अगला जो है हमारे पास, वो है हमारे पास फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर मैंने क्या किया, पूरी फर्म को मैंने ऐसे एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया। इसमें मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा, इंप्लॉइज को मैं 5 कैटेगरी में डाल दूंगा। वो कैटेगरी इंप्लॉइज से रिलेटेड ही होने वाली है। बहुत अच्छे इंप्लॉइज, बहुत कम इंप्लॉइज, एवरेज, उत्तम या सामान्य से कम। तो मैं सारे इंप्लॉइज को क्या करूंगा, इस ग्राफ में डाल दूंगा। जो मुझे लगेंगे सबसे अच्छे हैं तो वो उसी कैटेगरी में, जो मुझे लगा कि जो एवरेज है वो उस कैटेगरी में, जो इंप्लॉइज मुझे लगेंगे कि एवरेज से भी कम काम कर रहे हैं वो उस कैटेगरी में। तो ये ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनने से मेरे को पता चल जाएगा कि 15 इंप्लॉय यहाँ पे हैं, 20 इंप्लॉय यहाँ पे हैं, 25 इंप्लॉय वो हैं जो एवरेज काम करते हैं, और 15 इंप्लॉइज मेरे पास ऐसे हैं जो बहुत टॉप क्लास के हैं। तो हमने क्या किया, सारे इंप्लॉइज को एक ग्राफ के अंदर फेंक दिया।
और हमको पता चल गया कि हमारे फर्म में अगर 100 बंदे हैं तो 100 में से 15 बंदे ही ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जो एवरेज से भी कम काम करते हैं। तो ग्राफ की हेल्प से भी कभी कभी हमको पता लग जाता है। तो ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का हमारा एक मेथड है। अगला है हमारे पास फोर्स्ड चॉइस मेथड। फोर्स्ड चॉइस मेथड के अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, 2 लाइनें लिखने वाले हैं जिसमें कर्मचारियों के सकारात्मक और अन्य अवकाश कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण वाले हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम सामने वाले का पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड जानने के लिए कुछ लाइंस लिखते हैं और उस लाइंस के साथ हम क्या करने वाले हैं, सामने वाले की चेकिंग करने वाले हैं। ये देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी ऐसी हम 10-15 बातें डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाले के काम में रुचि नहीं है, यह काम में लापरवाही करता है, यह काम में रुचि रखने वाला, यह काम के प्रति निष्ठावान, यह काम में योग्य व उत्साही, यह काम के प्रति ज्ञान का भाव, यह कार्य का प्राप्त ज्ञान, या अपने काम से भली भांति उसको परिचित है, वो काम के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, या उसको अपने काम के बारे में स्पेशल नॉलेज है। तो ये सारी बातें हम पहले से लिख लेते हैं और इन्हीं के बेस पर हम क्या करते हैं, सामने वाले का परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। तो जहां पे जो बंदा स्टिक करेगा उसको वहीं भी मार्क कर दिया जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, 8-9 पॉइंट हमने डिसाइड कर लिए जिसके बेस पर हम सामने वाले की परफॉर्मेंस को चेकिंग करने वाले हैं। तो ये भी एक टेक्निक हो गई। इसके बाद है पीरियड कंपैरिजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, मान लो हमारे पास 50 लोग हैं। कितने? 50। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा करते 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 मेरे पास फर्म में 50 लोग हैं, 50 इंप्लॉइज हैं। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो। इस मेथड के अंदर जो पहले बंदे की चेकिंग है ना, पहले तो मैं दूसरे से करूंगा, फिर पहले बंदे की चेकिंग तीसरे से, फिर पहले की चेकिंग चौथे से, फिर पहले की चेकिंग पांचवे से, पहले की चेकिंग छठे से, पहले की चेकिंग सातवें से, करते करते पहले की चेकिंग 50 से। मतलब हर एक बंदे की जो परफॉर्मेंस की जो चेकिंग है ना, वो दूसरे बंदे से होने वाली है। फिर पहले बंदे की चेकिंग हो गई, फिर दूसरे बंदे की चेकिंग तीसरे से, दूसरे की चेकिंग चौथे से, दूसरे की चेकिंग पांचवे से, दूसरे की चेकिंग छठी से, दूसरे की चेकिंग 50वें से। तो ऐसा लगा लो कि हर एक पर्सन की जो चेकिंग है ना, वो बाकी के सभी लोगों से करनी है। तो ये वाला हमारा मेथड है, कौन सा? पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। तो इसमें हर एक इंसान की चेकिंग पूरे ग्रुप से करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे हमारे पास ऐसे मेथड। ऐसे मेथड में क्या, यह विधि इंप्लॉइज का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र विधि मानी जाती है। इंप्लॉइज को एक पेपर पर प्रॉब्लम लिखकर दे दी जाती है, प्रॉब्लम्स को पढ़ने के लिए कहा जाता है, फिर वो उन प्रॉब्लम को सुलझाता है। तो समस्याओं के समाधान के आधार पर हम उस कर्मचारी को अंक प्रदान करते हैं, नंबर देते हैं। तो कर्मचारी जिस समस्या का उचित हल निकालता है उसको सबसे अधिक अंक मिलते हैं, और जो समस्या का हल नहीं निकालता उसको हम कम अंक देते हैं। तो इसके बेस पर हम क्या करते हैं, सामने वाले की योग्यता को ध्यान में रखते हैं, सामने वाले को हम अंक प्रदान करते हैं। तो मूल्यांकन करने की ये बहुत अच्छी विधि है। तो इस मेथड में मैंने क्या किया, सामने वालों को मैंने क्या की, प्रॉब्लम्स दे दी। तो ए पर्सन ने, बी पर्सन ने, सी ने, डी ने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया। इसने भी किया, इसने किया, इसने नहीं किया, इसने समाधान नहीं किया। तो समाधान सामने वाले ने किया या नहीं किया, इसके आधार पर मैं डिसाइड करूंगा कि सामने वाला कितना एबल है। तो सामने वाले को जब मैंने समाधान करने के लिए बोला तो उससे पहले मैं सामने वाले की क्वालिटीज को, एबिलिटी को भी ध्यान में रखूंगा। पता चला कि समस्या मैंने किसी को दे दी और उसको सोल्व करना ही नहीं आता था। तो जब भी आप किसी को समस्या को सोल्व करने के लिए दो तो सामने वाले की एबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि सामने वाले के पास उस प्रॉब्लम को समाधान करने की पावर भी है कि नहीं है। तो ऐसा भी अपने को ध्यान में रखना होता है। फिर अगला मेथड है हमारे पास निर्णायक घटना विधि। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में क्या है, एक स्पेशल घटना के आधार पर हम सामने वाले का मूल्यांकन करते हैं। मान लो खड़े पैर पर मैंने सामने वाले को कोई प्रॉब्लम दे दी, खड़े पैर पर ऑन द स्पॉट मैंने सामने वाले को कोई प्रॉब्लम दे दी सोल्व करने के लिए। अगर उसने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया तो हम सामने वाले को बहुत अच्छा मानने वाले हैं। सामने वाले से प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हुई या सामने वाला घबरा गया तो हम पता चल जाएगा कि सामने वाले का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले के हमने एक स्पेशल टास्क दे दिया ऑन द स्पॉट, तो हमको सामने वाले की बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी।
सामने वाले की शारीरिक दशाएं कैसी हैं, सामने वाला कोऑर्डिनेट करता है कि नहीं करता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि नहीं ले सकता, सामने वाला विश्वास करने के लायक है कि नहीं है, सामने वाले की जांच और निरीक्षण, ये सारी बातें हमको ऑन द स्पॉट भी पता चल जाती हैं। मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल के इस टॉपिक के अंदर हम सामने वाले को ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम दे देते हैं और ये देखते हैं कि सामने वाला विश्वास करने के लायक है कि नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं लेगा। तो कभी कभी रियल लाइफ में ऐसा होता भी है, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, हम घर आ जाते हैं, और कभी कभी ऊपर वाला देखना चाह रहा होता है कि इसको मैं अगर प्रॉब्लम दूं तो ये ऑन द स्पॉट उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकता है। तो उस प्रॉब्लम को हमको ऑन द स्पॉट ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ऐसी है तो है, मुझे एक्सेप्ट करना है, इस प्रॉब्लम का समाधान करना है। अगर आप मैक्सिमम लेवल तक जाकर उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट लाइफ के गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा ही यहां पर है, हम ये चेक करते हैं कि एम्प्लॉइज ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम लेने के लिए तैयार खड़ा कि नहीं खड़ा, जिम्मेदारी लेता भी है कि नहीं लेता। तो ये सारी बातें हम जब चेक करते हैं तो हमको सामने वाले की परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाता है। अगला है हमारा फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड के अंदर क्या है, ध्यान से देखो। इस मेथड में जो इवेल्युएटर होता है ना, वो कर्मचारियों से संबंधित जानकारी उनके पर्यवेक्षकों से प्राप्त करता है। मतलब इवेल्युएटर क्या करेगा, इवेल्युएटर मतलब जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है, जो निष्पादन मूल्यांकन का काम कर रहा है, वो बंदा क्या करेगा, इंप्लॉइज के बारे में जानकारी लेना तो चाहता है, पर वो जानकारी कहां से लेगा, इन इंप्लॉइज के ऊपर जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर से लेगा। जो इवेल्युएटर होता है सुपरवाइजर की हेल्प से इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन लेने वाला है। तो क्योंकि सुपरवाइजर के ऊपर ही सारा का सारा दायित्व होता है, उसी के नीचे काम कर रहे होते हैं, तो मूल्यांकनकर्ता का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों के लिए सुपरवाइजर की हेल्प ले। तो यहां पर हम उससे इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो सुपरवाइजर क्या करेगा, इंप्लॉइज की सारी इंफॉर्मेशन इवेल्युएटर को दे देगा। पर इवेल्युएटर को जो भी अप्रेजल का काम करना है, निष्पादन मूल्यांकन जैसे भी कर रहे हैं वो कर सकता है। तो ये वाली हमने जो 9 टेक्निक स्टडी की, ये कौन सी टेक्निक्स थी, ट्रेडिशनल मेथड। परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमारी थी ये ट्रेडिशनल मेथड। ओके, अब हम चल रहे हैं हमारी मॉडर्न टेक्निक्स की ओर। मॉडर्न टेक्निक्स में जो हमारा जो पहला टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये टॉपिक आपने पहले भी कभी कभी स्टडी किया भी होगा MBO के बारे में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये टॉपिक रियलिटी में है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रियलिटी में क्या होता है कि जब भी घर में भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डिसीजन लेना होता है, तो कभी कभी घर का बड़ा बंदा डिसीजन ले लेता है और उस डिसीजन को सभी को सुना देता है कि काम ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। तो जब घर में कोई अकेला बंदा डिसीजन ले लेता है दूसरों की राय पूछे बिना, तो कभी कभी घर के बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता। भाई हमसे भी पूछ लिया होता ये डिसीजन लेने से पहले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, जब भी आप डिसीजन लो तो सामने वालों से भी विचार विमर्श कर लो, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, मैंने घर के लिए ये पॉलिसी बनाई है, अब की बार हम इतना खर्चा करेंगे, अब की बार हमें मिलकर ये काम करने वाले हैं, मिलकर यहाँ घूमने वाले हैं। तो सामने वाले को आपने क्या किया, अपने उद्देश्यों के बारे में जब बताया तो सामने वाले को गले लगाकर आप काम में लेकर चले हो, मतलब सामने वाले को आप साथ लेकर चले हो। इसको हम बोलते हैं उद्देश्यों द्वारा सामने वाले को साथ लेके चलना। कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर जब भी हम अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना। कंपनी में या फर्म में अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉइज आपके साथ अपनापन बनाकर चलें, बहुत अच्छे से भाव से काम करें, तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉइज को भी साथ लेके चलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना होगा, कंपनीज में, फर्म में जो मैनेजर्स होते हैं, जब भी वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य निर्धारित करें तो सभी को इन्वॉल्व करके चले। जब भी वो उद्देश्य या कंपनी के टारगेट डिसाइड कर रहे हैं तो प्रबंधकों को, मैनेजर्स को क्या चाहिए कि एम्प्लॉइज को कंपनी की मीटिंग में पहले से बिठा लें। जब हम उनको मीटिंग में बिठा लेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को अपनापन महसूस होगा, उसको लगेगा कि भाई देखो मैनेजर्स ने जो टारगेट डिसाइड किया वो मेरे को पहले से ही पता है। तो एम्प्लॉइज अब क्या करने वाले हैं, मन लगा के काम करने वाले हैं। मतलब कहने का क्या है, फर्म में जब भी अपने टारगेट डिसाइड करते हो, उद्देश्य को निर्धारित करते हो, तो एम्प्लॉइज को साथ लेके चलो।
जब आप इंप्लॉइज को साथ लेके चलते हो, सब कुछ उनको पहले से बता देते हो, तो उसी टॉपिक को हम बोलते हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध, बोले तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या है, आप ध्यान से देख लेते हैं। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल की एक नई विधि है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है और जो इंप्लॉइज हैं, दोनों मिलकर संस्था के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। क्या कह रहा है यहां पे आपको, कि जो टॉप मैनेजमेंट है और जो इंप्लॉइज है, ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ डिसाइड करने वाले हैं। अब जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो देखो कितनी बिलोंगिंगनेस होगी दोनों के अंदर, कितना दोनों के अंदर अपनापन होगा। फर्म के लिए वो भी काम करेंगे और वो इंप्लॉइज के लिए काम करेंगे, तो अल्टीमेटली फर्म का गोल बहुत अच्छे से अचीव होने वाला है, जल्दी होने वाला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो इंप्लॉइज हैं, संस्था के उद्देश्यों को एक साथ मिलकर पूरा करते हैं। तो प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर, मतलब मैनेजमेंट का जो भी लेवल होता है, हर लेवल पर हम क्या करते हैं, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इसके उद्देश्य अलग, इसके उद्देश्य अलग, इसके उद्देश्य अलग। मतलब जो भी मेरे पास ऑब्जेक्टिव हैं, उन ऑब्जेक्टिव को मैंने, उन उद्देश्यों को मैंने लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अंदर पहली बात तो क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और जो इंप्लॉइज है सब मिलकर काम करने वाले हैं और लेवल्स के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड कर देने वाले हैं। तो जब हम उद्देश्यों को डिवाइड कर देते हैं तो अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने उत्तरदायित्व निश्चित कर लेते हैं। मतलब जब हम काम बांट देते हैं तो काम बांट देने से क्या होगा, हर कोई अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर लेगा कि ये मेरा काम, ये मेरी जिम्मेदारी, ये काम मेरी जिम्मेदारी। तो यहां पर ऐसा होने वाला है। तो संस्था में प्रत्येक कार्य उद्देश्यों व उत्तरदायित्व के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध भी कहा जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर हम नई पॉलिसी बनाते हैं। तो इसके बाद हम एक काम शुरू करते हैं। तो इस प्रकार मैनेजमेंट द्वारा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही संस्था के हित में हम निर्णय लेते हैं तथा कर्मचारियों के काम का हम मूल्यांकन भी किया जाता है। तो कर्मचारियों की योग्यता और कुशलता का मूल्यांकन करने की ये अच्छी विधि है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जब भी हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे तो इंप्लॉइज को साथ लेके चलेंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, उद्देश्यों को आप डिवाइड कर दो लेवल के हिसाब से। जब आप काम को डिवाइड कर देते हो तो हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा। तो अभी यहां पर उद्देश्य भी हो गए और जिम्मेदारी भी हो गई, तो हर कोई काम करना शुरू करेगा। फिर तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि फर्म में अगर कोई चेंज हो रहा है, उस चेंजेस के बारे में सामने वालों को बता दो। चेंजेस के बारे में सामने वालों को पहले से बता दोगे तो सामने वाला विरोध नहीं करेगा, काम मिलकर करने वाला है। इस टेक्निक में टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट मिलकर काम करने वाली है। अगर कोई हम नई पॉलिसी बनाते हैं, नई रणनीति बनाते हैं, तो उस रणनीति के बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। सभी मिलजुल कर काम करते हैं, तो मिलजुल कर काम करने की वजह से ही हम इसको बोलते हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध। अब जब उद्देश्य द्वारा प्रबंध कर रहे हैं तो मैनेजर इंप्लॉइज के बहुत नजदीक होते हैं, तो इसलिए जो मैनेजर्स होते हैं इंप्लॉइज की काम की चेकिंग करते रहते हैं, उनकी योग्यता के आधार पर और कुशलता के आधार पर। तो यहां पर दोनों बातें हो गई, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया और उनकी कामों की हम टाइम टू टाइम, जगह जगह पर, हर पार चेकिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के टॉपिक के बाद हमको जो डिस्कस करना है वो है अप्रेजल बाय रिजल्ट। इसके अंदर क्या है, आप ऐसा लगा के चलो कि हम सामने वालों के रिजल्ट के बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि सामने वाला काम अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, सामने वाले के अंदर क्या एबिलिटी है नहीं है। तो सामने वाले ने जो हमको रिजल्ट दिए, रिजल्ट के बेस पर हम सामने वाले का परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा सामने वाला बंदा बेस्ट है या एवरेज से भी नीचे है। तो इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, हम सामने वाले के कामों के आधार पर ये चेक कर लेते हैं कि सामने वाला कैसा है। तो इससे हमको सामने वाले की कुशलता और योग्यता का भी पता चल जाता है। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होता है, हम सामने वाले के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो अगर रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है तो मतलब संस्था को क्या प्राप्त होंगे, फायदा प्राप्त होगा। तो कर्मचारियों को हम क्या मानेंगे, कुशल मानेंगे। मतलब अगर रिजल्ट हमारी फर्म के फेवर में है
तो फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है। फर्म का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है तो फर्म को बेनिफिट भी हो रहे हैं। फर्म को बेनिफिट हो रहे हैं तो हम इंप्लॉइज को क्या मानेंगे, एबल, और क्या मानेंगे, एफिशिएंट। अदरवाइज आप इसको रिवर्स कर लो। अगर हमको लगता है कि फर्म के टारगेट पूरे नहीं हो रहे, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है, फर्म का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, फर्म के प्रॉफिट अच्छे नहीं हो रहे, इसलिए सामने वाले इंप्लॉइज को हम क्या बोलेंगे, सामने वाले इंप्लॉइज ना तो एबल है ना एफिशिएंट है। तो इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, हम जो काम हो चुका है उस काम के आधार पर चेकिंग कर लेते हैं कि हमारे लिए सामने वाला बंदा कैसा है, एबल है नहीं है, कुशल है कि नहीं है। तो ये सारी बातें हमको पता लग जाती हैं। अगला जो मेथड है वो है हमारा सामने वाले के व्यवहार को देखकर, सामने वाले के बिहेवियर को देखकर हम डिसाइड करने वाले हैं। तो सामने वाले के बिहेवियर से हमको पता चल जाएगा। तो सामने वाले का जो बिहेवियर है ना काम के प्रति, उसके बेस पर हम सामने वाले को अंक प्रदान करते हैं, नंबर प्रदान करते हैं। तो सामने वाले का जो भी बिहेवियर है काम के प्रति, सामने वाले का जो भी एटीट्यूड है काम के प्रति, उन सारी बातों के आधार पर हम ये बात बहुत आसानी से डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाले का क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, सामने वाले के अंदर क्या क्वालिटी है, सामने वाले की कुशलता, गुण, लीडरशिप क्वालिटी, ये हमको बहुत आसानी से पता चल जाती है। और हमको ये भी पता चल जाता है कि सामने वाले का टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ कैसा संबंध है। और अगर कुछ परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को तो वो विरोध तो नहीं करते हैं, तो सामने वाले का एटीट्यूड हमको बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो इस अप्रोच के अंदर हमने क्या किया, इस मेथड में हमने क्या किया, सामने वाले के बिहेवियर के आधार पर हमने सामने वाले को नंबर दिए हैं, सामने वाले के बारे में हमने पता लगा लिया है। अब जो लास्ट है हमारे पास वो है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके अंदर क्या होने वाला है, इस के अंदर मान लो मैंने एक पर्सन का चेकिंग करना है, तो वो चेकिंग बहुत लोग करेंगे। कौन कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी करेगा, सलाहकार भी करेगा, ग्राहक भी करेगा, स्वयं भी करेगा, अधीक्षक। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए हम 360 डिग्री का रिव्यू लेने वाले हैं। मतलब जब संगठन के अंतर्गत सुपरवाइजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, कस्टमर, सलाहकार, अधीक्षक, अधीनस्थों, प्रबंधकों, कर्मचारियों द्वारा कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, तो इसे कहते हैं 360 डिग्री मूल्यांकन। तो जैसा कि आपको दिखाया हुआ है, तो इसमें जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है ना, निष्पादन मूल्यांकन करना है, वो सभी ने करना है, चाहे वो इंप्लॉइज है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो सुपरवाइजर है, या हम खुद हैं, सभी ने परफॉर्मेंस की चेकिंग करनी है। इसलिए हम इसको बोलते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की हमने 9 ट्रेडिशनल टेक्निक डिस्कस की और 7 हमने मॉडर्न टेक्निक्स डिस्कस की। तो ये टॉपिक बहुत इजी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लेना आपका कहाँ का कवर हो सकता है। क्या लगता है टॉपिक समझ में आ गया यहाँ तक का? टेक्निक्स इजी थी ना? बस अब हम एक लास्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। ये है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का हमारा प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं। फिक्स किए मैंने निर्धारण कर लिया, स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, मैंने निर्धारण कर लिया। फिर मैंने क्या किया, जो मैंने स्टैंडर्ड बनाए, स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने क्या किया, एम्प्लॉइज को बता दिया, भाई तुमसे काम की ये उम्मीद की जा रही है, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप के ऊपर आकर मैंने सामने वाले को कम्युनिकेट कर दिया। अब तीसरे नंबर पे क्या करूंगा, मैं वास्तव में जो मैंने रिजल्ट मिले, उन वास्तव में मिले हुए रिजल्ट को मैं देख रहा हूं। पहले तो मैंने क्या किया था, यहां पे मैंने फिक्स किया था कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, मैंने फिक्स किया। फिर ये वाली बात मैंने सभी को बता दी कि मेरे को ये चाहिए, सभी को बता दी। फिर मेरे पास आगे वास्तव में रिजल्ट, वास्तव में रिजल्ट आ गए, तो मैंने क्या किया, जो मैंने फिक्स किया था और जो मेरे पास वास्तव में आया एक्चुअल, उन दोनों को मैंने क्या किया, कंपेयर किया। मतलब यहां पर आकर मैंने क्या की है, तुलना की है। जो मैंने फिक्स किया था और जो मेरे पास वास्तव में आया, उन दोनों की मैंने क्या की, तुलना की। तुलना कर ली
तुलना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉइज के साथ डिस्कस करूंगा अप्रेजल के बारे में, मूल्यांकन के बारे में। तो अगर मुझे लास्ट में लगता है कोई मुझे एक्शन भी लेना है, तो लास्ट में आकर मैं क्या लेने वाला हूं, एक्शन लेने वाला हूं। मतलब स्टेप नंबर 1 के ऊपर मैंने अपने स्टैंडर्ड फिक्स किए, उन स्टैंडर्ड्स के बारे में एम्प्लॉइज को बताया, फिर मुझे वास्तव में रिजल्ट मिले, जो परफॉर्मेंस मैंने फिक्स किया था और जो वास्तव में रिजल्ट मिले उनकी मैंने तुलना की। तुलना करने के बाद मैंने जो रिजल्ट मिले, जो मुझे फील हुआ, वो मैंने एम्प्लॉय से डिस्कस किया। फिर अगर मुझे लगता है कि कोई सुधारात्मक कार्रवाई करनी है, तो वो सुधारात्मक कार्रवाई, जो करेक्टिव एक्शन है, वो लास्ट में मैं लेने वाला हूं।